यही केस नहीं, ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसमें एफआईआर तक भी नहीं होती है। उस मर्डर के लिए जितना इंस्टेंट हो सके उसको सजा मिलनी चाहिए। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। ये तो शायद आज नीतू हमारे बीच होती, जिंदा होती, लेकिन क्योंकि इन चीजों को इग्नोर कर दिया जाता है। अगर इसमें आप जितना देर करोगे उस परिवार को कितना हरेसमेंट होगा जिसने अपनी बेटी को खोया है। यहाँ पे हमारा मेन होना चाहिए कि हमें सबसे पहले गुनहगारों को सजा दिलवानी चाहिए। सरकार हमारे अंदर सिर्फ यही चीज भरना चाहती है, हमें बांट देना चाहती है। हमारे जो केस होते हैं ना, आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाइए, फाइलों पे फाइलें रखी हुई है, मुझे नहीं लगता वो कब क्लोज होंगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं आपके साथ प्राची भटनागर। हाल ही में दिल्ली में 2 घटनाओं को अंजाम दिया गया। दोनों घटनाओं में एक विशेष समुदाय ने हिंदुओं पर हमला किया है। पहला मामला दिल्ली के मंगोलपुरी का है, जहां रिंकू शर्मा, 25 वर्षीय रिंकू शर्मा पर चाकू घोंप कर उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद जो रोहिणी से मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग बच्ची ने एक शादी से इनकार कर दिया, तो लईक खान नामक युवक ने उस पर हथौड़े से वार करके उसकी हत्या कर दी। इन दोनों मामलों पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल में इस समय मौजूद हैं जनाधार नेशनल पार्टी से संध्या सिंह जी, सोशल एक्टिविस्ट नीतू दया जी और सोशल एक्टिविस्ट महेंद्र जी। हमारा पहला सवाल संध्या जी से है कि नीतू हत्याकांड जो हुआ नाबालिग बच्ची के साथ, इस पर आपका क्या कहना है? नीतू हत्याकांड के लिए मैं कहना चाहूंगी कि महिलाओं की सुरक्षा बहुत ही हमारे दिल्ली में बहुत ही खराब है, जिसमें आए दिन, जैसे आज भी कुछ एक लड़की का हुआ जिसे किडनैप कर लिया, कल उसकी नीतू की फ्राइडे को उसकी हत्या कर दी गई। इस तरह की जो नाबालिग लड़कियों के साथ जो हो रहा है, किसी के साथ शोषण हो रहा है, किसी की हत्या कर दी जा रही है, ये जो बढ़ता जा रहा जो अत्याचार है लड़कियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, उसके लिए हमारा प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। हमारा पुलिस प्रशासन भी इस पे चुप्पी साध के बैठ जाता है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे गुनहगारों को तुरंत ही एक्शन लेना चाहिए। अगर मौत दी है, उसने दी है, तो उसकी भी सजा मौत होनी चाहिए। मेरा ये मानना है, इनकाउंटर कर देना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि आज एक लड़की किसने की है, कल वो दूसरी की भी करेगा। तो इस तरह से महिला की सुरक्षा बहुत कम हो रही है। यहाँ पर जैसे मैं देखा था, जो जगह है बेगमपुर, वहां पे सीसीटीवी कैमरे तक नहीं है। तो देखा जाए तो लड़कियां वैसे ही सुरक्षित नहीं है वहां पर, शाम को निकल नहीं सकती बाहर। वो उस एरिया का पूरा हाल ही खराब है। जी, नीतू जी, आप क्या कहेंगी इस हत्याकांड के मामले में? तो मुझे लगता है कि हमें किसी विशेष समुदाय या धर्म पे फोकस करने की बजाय महिलाओं की सुरक्षा पे फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक्चुअल में गुनाह करने वाला गुनहगार होता है। गुनहगार का कोई धर्म नहीं होता। हम ये चीज ना देखें, हम ये देखें कि उसने किया क्या, उसका जुर्म है क्या। उस जुर्म के हिसाब से उसे सजा देनी बनती है, ना कि हम ये देखें कि उसका धर्म क्या है, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, या हम उसे ये देखना शुरू कर दे कि वो किस स्कूल से पढ़ा। इस चीजों से थोड़ी कोई मतलब होता है। मतलब तो हमें है कि गुनाह किया है तो गुनहगार है वो, और उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर इसी बेस पर पुलिस अपनी कार्रवाई करती रहे कि हाँ भाई इसने गुनाह किया है और उसको सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई की जाए, कोई भी हो जाए, किसी भी धर्म का हो, वो आगे कोई भी गुनाह करने से पहले 100 दफा सोचेगा। लेकिन इस मामले में जैसे कि आपने सुना होगा कि लड़की ने शादी से इनकार किया, तो कहीं ना कहीं ये तो फोर्सफुली हुआ ना, कि शादी से उसने इनकार किया तो उसकी हत्या कर दी गई। तो फिर इसे लव जिहाद मानने से पुलिस क्यों इनकार कर रही है? मैं भी इनकार कर रही हूँ इस चीज से। तो सिर्फ पुलिस नहीं, हम यहाँ तो फोर्सफुली हुआ है ना, लड़की ने शादी से इनकार किया और उसकी हत्या कर दी गई। पहले भी ऐसे केसेस होते आए हैं कि लड़की ने मना किया है कोई भी रिलेशन बनाने से, शादी करने से, कुछ भी करने से। तो पहले क्या होता था, तेजाब फेंक दिया जाता था, चेहरे पे कुछ भी कर दिया जाता था। तो एक्चुअल में क्या है ना कि जिसने जो किया है उसको उसकी सजा दो, क्योंकि कार्रवाई बहुत जरूरी है। और जब तक गुनहगारों को सजा नहीं मिलेगी, ये तो क्या है ना, आपसी दंगे भड़काए जाते हैं। मेरा ये कहने का मतलब है कि जब हम पॉइंट देखते हैं
ठीक है, हिंदू वाले लोग अपना हिंदू का वो कर रहे हैं, हम भी हिंदू हैं, हम्म, और मुस्लिम लोग भी अपना कर रहे हैं तो इंसान ही सारे लोग। मैं ये कहती हूँ कोई कम है कोई ज्यादा है। सबसे पहले ये देखना चाहिए कि गुनहगार कौन है, उसकी मानसिकता क्या है। ऐसी मानसिकता तो हिंदू में भी हो सकती है, कोई हिंदू लड़का भी रेप कर सकता है, कुछ भी और कर क्या सकता हुए है, नहीं है क्या और पहले? होते भी आए। होते भी आए हैं। तो मेरा ये कहना है कि इस चीज को बढ़ावा ना देते हुए, ये कौन करा रहा है, क्या करा रहा है, या खुद कोई कर रहा है, इस चीज के कई बार मैंने देखा है पॉलिटिकल इशू की वजह से ये जानबूझ के इस तरह की चीजें भी होती हैं। पर यहाँ पे मुद्दा है कि वो लड़का उसे पसंद करता था, और जो भी था उसने शादी के लिए बोला तो उसे गुस्सा आया, उसकी मानसिकता क्या थी उस समय जो उसने इतना बड़ा गंदा काम कर दिया। तो मैं मोइंदर कहना जी, चाहती हूँ कि ऐसे में उसकी माँ अगर फांसी की मांग कर रही है तो वो पूरी होनी चाहिए। अकेली माँ ही रह गई है और उसका एक भाई छोटा, जो अब घर में कोई है नहीं। तो पुलिस वालों से या जो भी हमारे प्रशासन में लोग हैं, मैं उन लोगों से ही कहूंगी इस केस पे जल्द से जल्द अच्छी से कार्रवाई की जाए और उसको फांसी की सजा दी जाए। और मैं इसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को भी दोषी मानती हूँ। जी मेरा अगला सवाल मोइंदर जी से है कि आप बताएंगे कि इस ऐसे मामलों पर क्या पुलिस सही कार्रवाई कर रही है, चाहे वो रिंकू शर्मा का केस हो चाहे नीतू हत्याकांड हो, क्या पुलिस की कार्रवाई पुलिस सही ना, है? जी बिल्कुल, पुलिस ना बिल्कुल भी कभी भी आप किसी भी केस के लिए आप पुलिस के पास जाइए, सबसे पहली पुलिस के पास दिक्कत आती है, पुलिस आपकी कंप्लेन ही नहीं लेती है। एक कंप्लेन कराने के लिए आपको धरना करना पड़ता है। ये हम सोचिए कि हम 2021 में हैं अभी, और 2021 में हमें अपनी शिकायत पुलिस के पास अगर लेकर जाते हैं तो उसके लिए वो तो नॉर्मली लेती नहीं है, और अगर जाते भी तो हमें कैंडल मार्च करनी पड़ रही है, धरने करने पड़ रहे हैं, उसके बाद भी एफआईआर नहीं लिखी जाती है। यही केस नहीं, ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसमें एफआईआर तक भी नहीं होती है। ठीक है, और जहां तक मेरा मानना है, हमें इसको कम्युनल एंगल से बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कम्युनल एंगल जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी हमारे सामने जो चीजें हैं उसमें जो लाइक खान है, अभी ये है कि उसने उसका मर्डर किया है, उस मर्डर के लिए जितना इंस्टेंट हो सके उसको सजा मिलनी चाहिए। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। अगर इसमें आप जितना देर करोगे, उस परिवार को कितना हरेसमेंट होगा जिसने अपनी बेटी को खोया है। ठीक है, जैसे प्रियंका रेड्डी जो हैदराबाद वाला केस है, आपको याद होगा, उसमें कुछ पुलिस वालों ने सीधा उसको जब साइट सीन बनाया था तो सीधा एनकाउंटर कर दिया था। अगर हमारा जुडिशियल सिस्टम ऐसा करने में सक्षम नहीं है, वो स्पीडी ट्रायल नहीं कर सकता, तो मुझे लगता है कि पुलिस को कहीं ना कहीं ऐसे अपने कानून तैयार करने चाहिए जिससे कि इसको स्पीडी खत्म कर दिया जा सके, या उसका एनकाउंटर ही किया जा सके। इसमें मैं बिल्कुल भी अपने आप को रोकना नहीं चाहूंगा या मैं डरूंगा नहीं। मैं ये कहने के लिए, अगर पुलिस में एक भी सक्षम अधिकारी है जो आपको जिम्मेदार मानता है तो वो ऐसा करे, या पुलिस कहते हैं कि हम नहीं कर सकते तो हमें हथियार के लाइसेंस दे दे, हम अपनी बहन बेटियों की रक्षा कर लेंगे। अगर पुलिस नहीं है तो। नीतू जी, आप क्या कहना चाहेंगे पुलिस की कार्रवाई पर? मैं वही कह रही थी कि मैं इसलिए दोषी मानती हूँ पुलिस की कार्रवाई को और पुलिस प्रशासन को कि पहले भी उसे परेशान तो किया गया होगा, हरास तो वो पहले से होती आ रही है, लेकिन उसने पुलिस से हेल्प ली या नहीं ली। अगर नहीं ली तो उसमें भी कहीं ना कहीं वही चीज है कि पुलिस इन चीजों को सीरियसली, अगर पहले ही रिपोर्ट में सीरियसली ले लेती है कि किसी लड़की के साथ ये चीजें हो रही है और वो जाकर शिकायत करती है, तो पुलिस उसी चीज को अगर सीरियस लेकर अगर कार्रवाई करती तो शायद आज नीतू हमारे बीच होती, जिंदा होती। लेकिन क्योंकि इन चीजों को इग्नोर कर दिया जाता है, और क्योंकि फैमिली को भी पुलिस से भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता, तो वो फैमिलीज भी वहां जाना इग्नोर कर देती हैं, नहीं जाती हैं। उसके बाद ये लोग भी अगर हाँ नहीं गए होंगे ऑब्वियसली, या गए हैं, मुझे इस चीज के बारे में पूरा नहीं पता है, लेकिन ऐसा होता है कि अगर पुलिस कार्रवाई अच्छे से करे तो लोग परेशानी अपनी लेकर पुलिस के पास जाएं, और अगर वो जाएंगे तो उन पे कार्रवाई होगी, तो मेरे ख्याल से इस तरह की घटनाएं रुक सकती हैं। संजय जी, क्या ऐसा है कि ऐसे अपराध बढ़ते रहेंगे और पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगी तो क्या इससे बाकी अपराधियों को शय मिलेगी और अपराध बढ़ेंगे? हाँ, अगर हमने इन अपराधों को रोकने की कोशिश नहीं की तो ये बाकी अपराधियों को इससे सह मिलेगी। और होता क्या है ना, हमारे जो केस होते हैं ना, आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाइए, फाइलों पे फाइलें रखी हुई हैं, वो मुझे नहीं लगता वो कब क्लोज होंगी।
अगर जब तक उनको सबक नहीं मिलेगा तब तक ये होता रहेगा। और दूसरी बात, जो भी इस तरह के लोग भड़काते रहते हैं कि हिंदू मामला है, मुस्लिम मामला है, इससे क्या होता है, जो फैमिली होती है ना उनकी सुरक्षा, मतलब कोई करने वाला तो होता नहीं है, उनके लिए और खतरा पैदा हो जाता है। हालांकि वो क्या मांग रहे हैं, वो तो सिर्फ ये डिमांड कर रहे हैं कि जिसने गुनाह किया उसको सजा दी जाए, है ना। तो पर क्या है, हम इस तरह के मुद्दे बढ़ा के, फोर्स लगा के वहां पे इस तरह से शो कर रहे हैं कि पुलिस ने पूरा इतना लंबा, आपने भी देखा होगा कि वहां पे इतना कंट्रोल कर रखा है, सब कुछ कर रखा है, सिर्फ क्यों कर रखा है। अगर ये कोई नॉर्मल वैसा कुछ मुद्दा होता तो इतना बड़ी फोर्स नहीं लगती, पर वहां पे क्या है, हिंदू मुस्लिम वाली चीज थी, तो उससे ये चीज हो रही है। दूसरा क्या है ना, इससे दंगे भी भड़क सकते हैं, बात बढ़ाई जा सकती है। बोलते हैं ना, कभी छोटी बात को हम बड़ा बना देते हैं। ये क्या है ना, हालांकि ये छोटी बात नहीं है, पर ये जो धर्म के ऊपर जो जा रही है ना, उससे क्या हो रहा है ना, बात बढ़ रही है। यहाँ पे हमारा मेन वो होना चाहिए कि हमें सबसे पहले गुनहगारों को सजा दिलवानी चाहिए। और ये डिपार्टमेंट की सबसे एफआईआर की, जो एफआईआर तक ही नहीं दर्ज करते हैं, बहुत डिले कर देते हैं, मना कर देते हैं, अपने हिसाब से चलाते हैं। और सबसे ज्यादा तो फैमिली के किसी भी मेंबर को, जैसे उसका नीतू का भी मैं देख रही हूँ, किसी को बुला रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं पूछताछ के लिए, अरेस्ट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, सामने सबूत है कि इसने मर्डर किया है, वो खुद से कबूल कर रहा है, उसके बाद भी 10 लोगों से पूछताछ करने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उसके ऊपर तो तुरंत एक्शन होना चाहिए। तो हमारी सरकार जो है ना, बहुत पिछड़ी हुई है इन सब चीजों में, कि जो ये सब ना बहुत समय लगाती है। आप निर्भया के केस में देख लो कि उन्होंने 7 साल लगा दिए। मैं आपसे एक और कहना चाहती हूँ कि ये मेरी मीडिया के जरिए मैं ये आवाज बोलना चाहती हूँ कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जब लड़की का हो गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कभी कभी महीने भी लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। और कोई इस तरह का केस होता है, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आप भूल ही जाओ कि वो आएगी कि नहीं आएगी, ये पता ही नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि उस लड़की के साथ कुछ हुआ था, जिसकी अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि उसकी रिपोर्ट नहीं है हमारे पास। जी, तो आप कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को इसका जिम्मेदार मानती हैं कि पहले ही एक लड़की का रेप हो चुका है, उसके बाद उसे कानून व्यवस्था इस तरह से परेशान करती है कि वो न्याय के लिए क्या करे। हाँ। तो इसी चर्चा में रिंकू मामला भी हमारे साथ है। रिंकू केस में जैसे कि कम्युनल एंगल पहले दिन से ही सामने आ रहा है। वहाँ पे एक वीडियो क्लिप शेयर की जा रही है इन दिनों, जिसपे ये दिखाया जा रहा है कि जो चाकू था वो रिंकू के हाथ में था। तो पूरा आरोप रिंकू पर डाल दिया गया है। और कम्युनल एंगल यहाँ पे कहीं ना कहीं लोग इसे लेके आ रहे हैं, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि ये कम्युनल एंगल है, क्योंकि जब भी वो नारे निकालता था तो ये कहीं ना कहीं उसे कोसते थे। फिलहाल मेरा सवाल यही है कि जो वीडियो सामने आया है उस पर आपका क्या कहना है कि ये पूरे तरीके से रिंकू शर्मा पर आरोप लग गया है? रिंकू का जो मैं देखा था, जो मैं वहां पे गई थी, हालांकि हुआ तो है, पर मैं इसके लिए ये नहीं कहूंगी कि पूरा मैं उन लोग को ही दोषी मानूंगी, क्योंकि उसके घर में वो लोग आए थे, ये बहुत गलत बात थी। और ये साजिश मानूंगी मैं, ये कोई साजिश थी जिसके थ्रू ये हुआ था। ये मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम के झगड़ों को बढ़ाने के लिए इसको बहुत बड़ा रूप दिया गया। तो इसको आप एक पॉलिटिकल वो समझिए कि ये किस पार्टी का करना है, किसने किया है, ये आप भी समझ सकते हैं इस चीजों को, कि कई पार्टियां ऐसी हैं जो अपनी सत्ता चाहने के लिए वो इस तरह की हरकतें भी करती हैं, जो उन्हें पता है कि इस तरह के काम करने से ऐसा फर्क पड़ेगा कि लोग इसमें बिजी हो जाएंगे। और आप जानते हैं ना कि जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, कि उसको घर में घुस के मारा है, वो बहुत गलत हुआ। और इतने सारे लोग थे, और मेरा सिर्फ ये देखना था कि उस एरिया में कोई भी उसके सपोर्ट के लिए नहीं आया। तो ये बहुत खराब थी। मोहिंदर जी, आपका क्या कहना है रिंकू शर्मा केस पर? मैंने वो वीडियो देखी है जी। और उस वीडियो में ये था कि रिंकू शर्मा चाकू निकालकर जरूर लाया था, ठीक है। उसमें दिख रहा है उसकी मदर भी उसको रोक रही है, उसने एक बार सिलेंडर भी उठाने की कोशिश की है, जो गैस का सिलेंडर है वो भी उठाने की कोशिश करी है, उसके फैमिली वालों ने उसे रोका है। तो कहीं ना कहीं वो चाकू किसी तरह से जो दूसरे लोग थे उनके हाथ में लगा और उन्होंने उसका मिसयूज किया, ठीक है जी। तो इसमें क्या है कि जो लोग आए थे वो भी उसको मर्डर करने के उससे नहीं आए थे, उनका कुछ ऐसा इरादा नहीं था।
जैसे दो गुटों में अगर झगड़ा हो जाता है तो अपनी ताकत दिखाने के लिए लोग जाते हैं, ठीक है, वो उनके जो भी पहले का कोई आपसी झगड़ा था, रेस्टोरेंट को लेकर विवाद था। हाँ, वो पुरानी रंजिशें बताई गई हैं कि जिसके जी चलते जी। ये लड़ाई हुई। तो क्योंकि मैंने स्टडी किया था इस केस को पूरे अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं भी सोच रहा था कि भाई ऐसा कम्युनल एंगल में हो तो पता लगे क्या है, तो उसमें मुझे मेरे अकॉर्डिंग मुझे समझ नहीं आया। हो सकता है हो, बट मुझे नहीं लगा कि उसमें ऐसा कोई कम्युनल एंगल था। नीतू जी, इतने मामले लगातार बढ़ रहे हैं दिल्ली में, और दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम केजरीवाल जी ने एक भी ट्वीट इन मामलों पर नहीं किया है। वह लगातार और मामलों पे करते रहते हैं, लेकिन इतने मामले आ गए सामने, लेकिन उनका एक भी ट्वीट सामने नहीं आया। ये सब लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने पे लगे हैं, ठीक है। आम आदमी मरता है, मरता रहे, उन्हें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ अपने वोटों से फर्क पड़ता है, ठीक है। जैसे ही वोट का टाइम आता है फिर वो हर चीज में अपना दखल अंदाजी भी करना शुरू करते हैं, हर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन फिर वो 4-5 साल वो लोग चीज दिखाई नहीं देती हैं ये चीजें। मुझे लगता है इन सारी चीजों को कम्युनल एंगल जो बोला जा रहा है, सिर्फ अपने उनसे पीछा छुड़ाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटने के लिए हम कम्युनल शब्द आगे लगा देते हैं। पुलिस रिफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त। अगर जी। पुलिस रिफॉर्म हो जाए ना, मतलब कि समझिए कि सिर्फ जो सारा सिस्टम है, वो सारे सिस्टम को जो कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम है वो एक तरह से पुलिस है, ठीक है। पॉलिटिक्स जो है वो तो अपना कानून वानून बना देते हैं, अब उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना तो सारा पुलिस का काम है ना। जनता के लिए जितनी भी सिक्योरिटी है वो पुलिस ही प्रोवाइड कराएगी खुद। अगर केजरीवाल जी ट्वीट कर भी देंगे या अमित शाह जी ट्वीट कर देंगे, ठीक है, या राहुल गांधी जी ट्वीट भी कर देते हैं, तो मुझे नहीं लगता उस ट्वीट से किसी को जस्टिस मिल जाएगा, ठीक है। उस ट्वीट से या पुलिस वाले जाकर के एफआईआर दर्ज कर लेंगे। मैं लेकिन अभी कहीं ना कहीं एक्शन लेने में फर्क पड़ता है, जैसे कि किसान आंदोलन में मुख्यमंत्री जी पहुंच गए, लेकिन इतनी वारदातें हो गई, लेकिन उन्होंने कहीं का भी मुआवजा नहीं लिया। मैं इस चीज के लिए मैं आपको बोला, दुख की बात है ये कि मतलब हमें किसी नेता के पास जाना पड़ेगा न्याय मांगने के लिए या उसके ट्वीट का इंतजार करना चाहिए। क्या पुलिस को काम नहीं करना चाहिए? क्या नेता ऐसे कानून क्यों नहीं बनाते हैं कि अगर पुलिस काम नहीं कर रही है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो? वो ट्वीट क्यों करना पड़ रहा है उनको? एक पुलिस ऐसा कानून बने कि भाई एक पुलिस लापरवाही। वाले के पास मैं कंप्लेन लेकर गया, उसने मेरी कंप्लेन नहीं सुनी, उसको 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दो। और वैसे भी पुलिस तो केजरीवाल के अंडर है ही नहीं, वो ट्वीट कर भी लेंगे तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? ट्वीट इज नॉट अ सोल्यूशन ना। जिनके अंडर पुलिस है वो क्या कर रहे हैं? और इसी बात का वो फायदा उठा रहे हैं कि उनको पता है कि शांति से बैठे हुए हैं, कि अब आप समझ सकते हो कि दंगे कहाँ से भड़क रहे हैं और क्यों भड़काए जा रहे हैं, क्योंकि कौन किसका टारगेट है, एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, बस यही हो रहा है। उससे क्या हो रहा है, जो हमारी आम जनता है, जो हमारा दिल्ली की जो भी विकास होना है वो बहुत लो स्पीड में चल रहा है। जिसे हम कह रहे हैं कि भाई अच्छे बीते 6 साल, वोट तो लगा दिए हमने, अच्छे बीते 6 साल, 6 सालों में क्या किया है? इस तरह के केस जो एक दिन में, हर दिन हमने देखा, कल भी एक हो गया, वो तो पता चल जा रहे हैं। कुछ तो हमें पता ही नहीं चलते होंगे जो उस तरह के केस होते होंगे। जी। उनमें उन्होंने जो अच्छे बीते 6 साल है वो अपने बताए हैं, जनता के नहीं बताए। हाँ, क्योंकि उनके बीते अच्छे साल, जनता तो परेशान ही रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री के अच्छे साल बीते, जनता तो बेचारी अभी भी दुखी है, उनको तो फ्री का झांसा दे दिया है। जी जी। नीतू जी, ऐसे मामलों को देखते हुए लड़कियों पर क्या असर पड़ेगा? क्या महिलाएं सुरक्षित महसूस कर पाएंगी? महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं और कहाँ महसूस कर रही हैं सुरक्षित? मतलब महिलाएं सिर्फ ये नहीं है कि परिवार से भी उन्हें इतनी ज्यादा क्या कहते हैं बंदिशें मिलने लगी हैं। वो तो चलो पहले मिलती थी, वो एक अलग थी। अब तो क्या है कि बेटा क्या करोगे, रेगुलर कॉलेज जाके करस्पॉन्डेंसी कर लो, है ना, हमें तो सिर्फ ये चाहिए कि तुम सुरक्षित रहो। मतलब ऐसा कर दिया है। और कहने को कह देते हैं कि महिलाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये चीजें सिर्फ लिखने में ही जोर लगाया जा रहा है, या पोस्टर या होर्डिंग लगाने पे जोर लगाया जा रहा है। बाकी जो ग्राउंड लेवल पे है, वहां ग्राउंड लेवल पे महिलाओं के लिए कोई भी काम नहीं हो रहा, ना कोई सुरक्षा, कुछ भी चीजें ऐसी नहीं हो रही। हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। और उसका कहीं ना कहीं देखो, पुलिस को स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे हम लोगों के पास क्या है, मिडिल क्लास लोगों के पास क्या होता है, कोई प्रॉब्लम होती है हम सबसे पहले कहाँ भागते हैं?
पुलिस के पास भागते हैं। तो पुलिस स्ट्रांग होगी तो आई थिंक कुछ तो फायदा होगा, कुछ असर पड़ेगा। तो कानून व्यवस्था को आप पूरी तरीके से दोषी ठहरा रही हैं कि वो ठीक होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी सरकार से हम मेरा ये सवाल आप तीनों से ही है कि ऐसे मामलों को बदलने के लिए कि सरकार से आपकी क्या मांग है कि हमें कुछ समय में ऐसे बदलाव देखने को मिले और ये अपराध कम होते हुए दिखे। संजय जी। मेरा ये कहना है कि जब भी कोई अपराध होता है, जब हम उसकी कंप्लेंट लेके जाते हैं, तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे लोग होने चाहिए कि उसको एक समझे कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है। उसको ऐसे ना लें कि आप जाके अच्छा आप ये फाइल इधर ले जाओ उधर ले जाओ, ऐसा नहीं। वहां पे ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए कि किस लेवल का, जैसे ऑफिस में डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऐसे ही पुलिस डिपार्टमेंट में भी प्रॉपर डिपार्टमेंट होने चाहिए कि ये केस यहाँ रजिस्टर होगा और उस पर तुरंत एक्शन करके कोई टोल फ्री नंबर लगा के उस पर कार्रवाई स्टार्ट कर देनी चाहिए कि हाँ ये है, आप इस पे ये लोग अपॉइंट किए जाएंगे और इस केस को देख रहे हैं। और उसको उस फाइल को टारगेट बनाना चाहिए कि विद इन 1 मंथ के अंदर, ये 2 महीने के अंदर ये क्लोज हो जानी चाहिए फाइल। ज्यादा से ज्यादा इतना समय, मान लो किसी को डॉक्यूमेंट वो करने हैं, सबूत जुड़ाने हैं, तो उसका एक टास्क लेना चाहिए कि हमें ये खत्म करना है और ये 2 महीने या 3 महीने का हमारे पास टाइम है, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, इसमें हमें ये फाइल क्लोज करनी है और इस गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए। और सबसे पहली बात, इस तरह के जो गुनाह करते हैं जो उनको मेरे हिसाब से इनकाउंटर कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को जिंदा रहने का हक नहीं है और जिंदगियां खराब होगी। आप क्या मानते हो, जो जिसने आज किया वो क्या कल नहीं करेगा? क्योंकि उसकी मानसिकता अच्छी नहीं है। और दूसरी बात ना, जो भी ये हिंदू मुस्लिम वाली जो सीन है, इसमें मैं कुछ कह नहीं सकती इतनी ज्यादा, पर इतना ये कहूंगी कि चाहे हिंदू के झगड़े बढ़े या मुस्लिम के झगड़े बढ़े, नुकसान सब जनता का ही होगा, हम लोगों का ही होगा, क्योंकि तकलीफ हमारे बच्चों को भी उठानी पड़ सकती है। तो जब रहना है, अभी हमें सिर्फ अपने देश का विकास के बारे में सोचना चाहिए और कहाँ पहुंच चुकी है दुनिया, सिर्फ हम क्यों पिछड़े हुए हैं, सिर्फ इन्हीं बातों से पिछड़े हुए हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था और हमारी जो जितने भी हमारे पॉलिटिशियन है, वो जो बन जाते हैं, वो अपनी जो जॉब होती है ना उस पर काम अच्छा करते ही नहीं है। उनका सिर्फ ये मकसद होता है कि ये बस पोस्ट लेनी है, उसके बाद हमें कुछ और करना ही नहीं है। कभी वो अपनी जगह से निकल के बाहर नहीं देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग कैसे रह रहे हैं, कितनी तकलीफों में रह रहे हैं, ये कोई नहीं देखता। उनको कोई मतलब ही नहीं होता कि चलो वो कहीं पे भी चले जाएंगे, पर कभी ऐसी कॉलोनीज में आप सोचो जो सोसाइटीज में रहते हैं उनको तो इतना कोई खतरा नहीं है, सीसीटीवी लगे हुए हैं, सब कुछ है, वो तो सेफ है। फिर भी आप कभी देखो कॉलोनीज में कभी कोई जाता है? नहीं जाना चाहता। क्यों? वहां पे गंदी नालियां होंगी, सड़कें खराब होंगी, हमारे जाएंगे तो हमें कोई इन्फेक्शन लग सकता है। ये सोचते हुए कोई नेता वहां जाना ही नहीं चाहता। कब जाता है? कि चलो कि हाँ वोट का टाइम आता है, इलेक्शन के टाइम आता है, तब वो जाते हैं। तो और वो भी उस समय, उससे पहले वो अपनी पूरी प्लानिंग कर लेते हैं फ्री वाली, कि हाँ कि चलो कि जनता को बेवकूफ, क्योंकि बोली है जनता, वो बातों में आ जाती है कि चलो ठीक है, मुझे तो इसमें फ्री मिल रहा है, मुझे इसमें राशन मिल रहा है फ्री, तो वो उसमें आ जाता है। वो सही अपना नेता ही नहीं चुन पा रही है और इसके कारण ये हो रहा है कि पूरी कानून व्यवस्था धीरे 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 बिगड़ती चली जा रही है। कोई एक्शन नहीं लेता। अच्छे अच्छे आईपीएस ऑफिसर आ गए हैं, सब कोई आ गए हैं, पर कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। अंदर क्या चलता है कुछ नहीं पता चलता। मेरे सामने इस महीने के अंदर ये लड़कियों की कम से कम 4थी या 5वीं घटना है जो ये लड़कियों के साथ हो रही है और कुछ नहीं हो रहा उनके साथ। हम कुछ 1-2 की तो मैंने ही खुद कंप्लेंट करी हुई है, पर उसका कोई रिजल्ट नहीं आया अभी तक। कुछ पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही नहीं आई है, जबकि 2 महीने बीतने जा रहे हैं, कोई वो नहीं है। अब इसी तरह से अभी नीतू का केस है, इसको भी देखना, अगर इस पे कुछ किया नहीं गया तो ये भी लंबा चल जाएगा। उसकी माँ थोड़े दिनों में चक्कर काटेगी कि हाँ सजा होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए, पर बेचारे के पास पैसे नहीं होंगे तो वो भी चुप करके बैठ जाएगी कि क्या करना है, पर कोई इनकी हेल्प के लिए नहीं आया। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ जो अच्छी अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हैं और अच्छे अच्छे जो नेता हैं, क्या एक इस केस में क्या उनकी कोई मदद नहीं मिल सकती? क्या इस केस के लिए वो कुछ कर नहीं सकते? मैं हमेशा एक लाइन बोलती हूँ कि अगर हमें सुधार चाहिए तो बदलाव लाना जरूरी है। और एक चीज है कि
आम इंसान को इन पार्टियों की बेड़ियों से आजाद होने की जरूरत है, क्योंकि ये पार्टियां केवल हमें एक दूसरे से लड़वाने का काम करती हैं और खुद ये सारे लोग मिलकर शाम को एक साथ अपना डिनर कर लेते हैं। तो कानून में तो बदलाव जब आएंगे ना, जब हम अपने अंदर बदलाव करेंगे। हमें एक होने की जरूरत है। हम इन चीजों को भूल जाएं। कोई पार्टी किसी के घर कुछ नहीं दे के जाने वाली, कुछ नहीं होने वाला। उन्हें सिर्फ अपना भरने से मतलब है और उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं। आम आदमी मरता है मरता रहे, सड़ता है सड़ता रहे, कुछ भी होता रहे, उन्हें सिर्फ और सिर्फ खुद से मतलब है। तो मेरी तो सरकार तो चलो सुनेगी नहीं, लेकिन आम जनता तो सुन सकती है ना। हम तो आम जनता है, तो हम अपनी आवाज सरकार तक तो जब पहुंचाएंगे जब आम जनता ही हमारी आवाज सुन ले, हम ही एक हो जाए। तो आम जनता को एक होने की जरूरत है। पार्टियों की बेड़ियों से खुद को आजाद करने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि अगर आपके मोहल्ले में एक बीजेपी वाले के साथ आज एक घटना हुई है, आप उसके साथ नहीं जा रहे हो। मान लो वो बीजेपी को वोट देता है, आप सिर्फ इसलिए साथ नहीं हो, नहीं वो तो पागल है, वो तो इसका भक्त है, वो तो उसका भक्त है, इसलिए आप उसके साथ पुलिस स्टेशन नहीं जा रहे हो। कल को आप आम आदमी पार्टी को आपके साथ भी यही चीज होगी तो फिर वो बीजेपी वाला भी नहीं आएगा। तो इन बीजेपी और आम आदमी पार्टी और इस चीज को ना यहाँ से निकालने की जरूरत है। और जैसे ही, क्योंकि सरकार हमारे अंदर सिर्फ यही चीज भरना चाहती है, हमें बांट देना चाहती है। हम इस चीज को निकालें, हम एक हो जाएं। पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस को भी सुननी पड़ेगी। जब पूरा मोहल्ला जाके उनके सर पे खड़ा होगा ना रोज, तो उनको भी सुननी पड़ेगी। आगे अगर वो नहीं करते हैं कार्रवाई तो उनकी ऊपर कंप्लेंट्स होंगी, वहां पे भी उनको सुननी पड़ेगी। पास क्या उतरता कि हमारे पास पुलिस फोर्स नहीं है, पुलिस फोर्स की कमी है हमारे पास। तो एक इस चीज को भी सुधारने की जरूरत है कि आप भर्तियां तो निकाल देते हो और फिर आप भर्तियां भी कहाँ, थोड़ी बहुत समय में थोड़ी सी भर्तियां निकलती है, उसमें भी आप रिजेक्शन कर देते हो या पैसे लेकर लोगों को, बच्चों को भर्ती कर लेते हो। तो जिसमें वाकई में क्षमता है उन लोगों को भर्ती करो। पुलिस फोर्स को भी बढ़ाने की जरूरत है। हम टैक्स पे करते हैं, आपके पास इतना है कि आप उनको सैलरी पे कर सको। तो इस चीज को भी शायद सुधारने की जरूरत है, अगर कोई सुन सके तो। मोहिंदर जी, आपसे भी सेम सवाल। मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले ना पुलिस को ये समझने की जरूरत है कि एफआईआर होती क्या है। पुलिस के पास जब हम एफआईआर लिखवाने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कि पुलिस ये समझ रही है कि हम उससे जजमेंट लिखवा रहे हैं। हम उसको अपनी शिकायत बताते हैं कि जी ऐसे ऐसे हुआ, आप हमारी एफआईआर लिख लो। तो वो हमसे कहते हैं कि जी सबूत लाओ आप। अब क्या सबूत इकट्ठा करना जो विक्टिम है उसका काम है? आप कभी भी कंप्लेन लेकर जाओगे पुलिस के पास तो पहले तो वो एफआईआर ही नहीं लिखेगी, क्योंकि जब आपकी एफआईआर हो जाती है तो उसके बाद एक तो थाने के ऊपर बर्डन आ जाता है कि आपके पास इतने केसेस क्यों आ रहे हैं। उनकी जो जवाबदेही है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तय हो जाती है। फिर दूसरी बात क्या होती है कि एफआईआर होने के बाद जो आपका केस है उसका सही तरीके से उसमें इन्वेस्टिगेशन तैयार होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब एफआईआर होती है उसके बाद ही जो सीआरपीसी एक प्रोसीजर होता है कि किस तरीके से केस चलेगा, उसमें क्या किस तरीके से एविडेंस हमें कलेक्ट करने हैं, वो सारी चीजें मतलब उसमें तैयार हो जाती है अगर एफआईआर होगी तो। अगर एफआईआर नहीं होती है तो पुलिस अपने मन से कैसे भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। इसीलिए पुलिस पहले इन्वेस्टिगेशन करती है, बाद में एफआईआर दर्ज करती है। जबकि होना ये चाहिए कि मेरी जो शिकायत है वो झूठी है या सच्ची है। मैं माना कि मैं झूठी शिकायत कर रहा हूं, पर उस पर भी एफआईआर हो, वो झूठी है सच्ची है ये तय करना कोर्ट का काम है, ना कि पुलिस का। जबकि पुलिस जजमेंट दे देती है कि आपकी शिकायत झूठी है, हम इस पे एफआईआर नहीं करेंगे। क्या ऐसा पुलिस को करना चाहिए? इसके लिए क्या होना चाहिए कि एफआईआर लिखने के लिए एक अलग से सिविल बॉडी होनी चाहिए। ठीक है, कोई एनजीओ हो सकती है या गवर्नमेंट के अंडर में कोई भी सिविल बॉडी हो सकती है जो कंप्लेन सुने और सुनने के बाद उस एफआईआर को दर्ज करे। फिर पुलिस के पास वो केस जाए, पुलिस इन्वेस्टिगेट करे कि वो एफआईआर सच्ची है झूठी है। ठीक है, फिर उसके बाद जज अपना फैसला देगा। सिस्टम ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिस्टम ही गलत है। पुलिस के पास जाओगे वो पहले ही अपना जजमेंट दे देते हैं, आपकी झूठी, आपकी शिकायत नहीं सुनी जाएगी। एक तो बड़ी मुश्किल से एक बच्चे के साथ कुछ गलत होता है तो वो इतनी हिम्मत कर पाती है कि वो उन बातों को अपने घर में बता पाती है। फिर उसके बाद वो बातें पुलिस को बताए, पुलिस के बाद फिर वो जज को बताए, जज के बाद फिर वकील उस पर फिर एक दूसरे से क्वेश्चनिंग करेंगे। तो उस बच्चे को भी कितना जलील होना पड़ता है आप सोचिए। मतलब हम खुद भी अगर देखें तो हम इतने सारे सवालों के जवाब नहीं दे सकते, वही आप सोचते हो कि एक माइनर गर्ल ऐसे सवालों का जवाब दे दे।
पोक्सो एक्ट जो है ना, उसमें इतने अच्छे अच्छे प्रावधान है, लेकिन अगर आप कोर्ट में जाओगे या थाने में जाओगे ना, उनका कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं है। अभी हमने एक पोक्सो में एक केस दर्ज कराया है। अब ये लगा लीजिए कि पोक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग उस केस के बारे में आईओ के अलावा किसी और को पता नहीं होना चाहिए। आप उस थाने में जाके किसी भी पुलिस वाले से पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा उस केस के बारे में। मतलब उस बच्चे की जो आइडेंटिटी थी, जो हम चाहते थे, जो सरकार चाहती थी, या जो पोक्सो एक्ट का जो कानून है वो चाहता था कि छुपी रहे, रिवील ना हो जी। ठीक है, वो रिवील ना हो, वो तो यहाँ पे आप थाने में किसी से पूछ लीजिए, सबको पता है उस केस के बारे में। ठीक है, आप कोर्ट में जाइए, हम उसमें तो हम पढ़ते हैं कि भाई जितने भी बयान होंगे वो जज साहब अकेले में लेंगे, किसी के सामने नहीं पूछेंगे, अलग से रूम होगा। लेकिन आप कोर्ट में जाइए ना, आप किसी भी ट्रायल को आप फेस करिए, उस ट्रायल में आप देखेंगे कि जज साहब अपना आराम से 50-100 लोग अगर कमरे में है तो उनके सामने आराम से क्वेश्चनिंग हो रही है, बच्चे से सवाल पूछे जा रहे हैं, माता पिता से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ तो प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। अगर बच्चा मतलब चाहे भी छुपाना तो वो छुपा सकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं पुलिस रिफॉर्म, और दूसरा कि एफआईआर की जो पावर है वो पुलिस के पास ना हो, वो किसी सिविल बॉडी के पास होनी चाहिए, ताकि उसमें एफआईआर दर्ज करनी ही पड़े उसको, शिकायत झूठी हो या सच्ची हो, उससे मतलब नहीं होना चाहिए जी। जैसे कि हमने तमाम मामलों पर आप तीनों से चर्चा की और कई तरह के मुद्दे सामने निकल कर आए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया पैनल में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।